हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गुरुजी स्टडी प्लान यूट्यूब चैनल पर। और देखिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे राष्ट्रीय प्रमुख घटनाएं, आंदोलन और समझौते वर्ष 1885 से लेकर देश की आज़ादी के 1947 के वर्ष तक जो भी देश में प्रमुख राष्ट्रीय घटनाएं घटी, प्रमुख आंदोलन और जो भी समझौते हुए हैं, जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन सभी को मैंने इस वीडियो में बहुत डिटेल से कवर किया है। एक एक फैक्ट मैंने इसमें आपके लिए कवर किया है, जिसको आप देखेंगे और पढ़ेंगे और उसको तैयार करेंगे तो आपके एग्जाम में नंबर बहुत आसानी से सिक्योर हो जाएंगे। और देखिए फ्रेंड्स, इसमें वीडियो में मैंने इस तरह से बनाने की कोशिश की है कि आजकल जो पैटर्न बदला है और एग्जामिनर जिस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है, काफ़ी डिटेल में और डीप में जाकर क्वेश्चन पूछ रहा है, उन सभी को इस कवर किया जा सके, तो ऐसी मैंने कोशिश वीडियो में की है। और फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो उन सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तथा साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन उनको सबसे पहले मिल सके। और इस तरह की लगातार वीडियो हमारे चैनल पर अपडेट कर रहे हैं और पहले भी हमने किया और आगे हम करते रहेंगे, तो आप बने रहिए चैनल पर हमारे साथ। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज की वीडियो और देखते हैं ये सभी प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन। देखिए, इसमें हम होम रूल आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, स्वराज पार्टी की स्थापना, गांधी रिबन समझौता, शिमला सम्मेलन, रोलैक्ट एक्ट, चोरी चौरा कांड, गोलमेज सम्मेलन, पूना पैक्ट और भूदान आंदोलन, इन सभी को बहुत अच्छे करके इसमें कवर किया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। इसकी स्थापना की बात की जाए फ्रेंड, तो 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना की गई थी। संस्थापक पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो एलन ऑक्टेविया ह्यूम, ए.ओ. ह्यूम, जो कि स्कॉटलैंड के निवासी थे, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसकी स्थापना की गई थी। उस समय तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। देखिए फ्रेंड्स, सीधे से फैक्ट्स मैंने इसमें रखे हैं और आप मेरे साथ साथ अपने नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि आपके नोट जो आपके हैंड रिटन नोट्स होंगे वही आपके एग्जाम में आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, और आपके सक्सेस का जो सीक्रेट है वो आपके नोट्स ही हैं। तो आप अपने नोट्स अपने मेरे साथ मेंटेन कीजिएगा, और या तो आप जैसे मैंने वीडियो बनाई है आप बिल्कुल स्लाइड बाई स्लाइड ऐसे ही नोट्स उतार लीजिएगा अपनी कॉपी में, या फिर आप इससे भी बेटर अपने अंदाज में नोट्स को बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, तत्कालीन वायसराय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय लॉर्ड डफरिन थे। और देखिए, इसका नाम पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ था, लेकिन दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया था। तो इतना आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में याद रखना है। अब बात होती है होम रूल आंदोलन की, जो कि 1916 में शुरू किया गया था। देखिए फ्रेंड्स, होम रूल आंदोलन असल में शुरू क्यों किया गया था भारत में, ये प्रथम विश्व युद्ध के आसपास की घटना है। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये विचार था कि अगर भारत ब्रिटेन की हेल्प करेगा प्रथम विश्व युद्ध में, तो ब्रिटेन इससे खुश होगा और उनको उपहार स्वरूप में भारत को जल्दी ही आज़ादी दे देगा। लेकिन जल्दी ही राष्ट्रीय कांग्रेस को पता चल गया कि ब्रिटेन की ऐसी कोई मंशा नहीं है, मैं भारत को आज़ाद नहीं करना चाहता। तो इसके कारण भारत में होम रूल आंदोलन चलाया गया। और देखिए फ्रेंड, भारत में 2 आंदोलन चलाए गए थे, आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं। पहला चलाया गया था बाल गंगाधर तिलक द्वारा, जो कि बेलगांव में चलाया गया था, और दूसरा चलाया गया था एनी बेसेंट द्वारा मद्रास में। पहले बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था और बाद में एनी बेसेंट ने शुरू किया था। और देखिए, एक क्वेश्चन और बनता है इसी होम रूल आंदोलन से कि होम रूल आंदोलन कहाँ से प्रभावित था, तो आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से ही प्रभावित करके भारत में होम रूल आंदोलन चलाया गया था। रोलैक्ट एक्ट, देखिए 19 मार्च 1919 को रोलैक्ट एक्ट पारित हुआ था, और ये एक्ट एक काला कानून था, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। असल में अंग्रेजों द्वारा ये कानून इसलिए लाया गया था कि देश में जो भी आज़ादी के संबंधित गतिविधियां हो रही थी, क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी, तो उस पर कैसे रोक लगाई जाए, इसके लिए उन्होंने एक रोलैक्ट एक्ट, काला कानून रोलैक्ट एक्ट पेश किया, जिसको भारतीयों ने काला कानून कहा गया। काला कानून कहने के पीछे वजह ये थी क्योंकि इस कानून में किसी को भी बिना व्यक्ति को संदेह के आधार पर, सिर्फ कोई वो गुजुर्म करे या ना करे, उसका कहीं नाम हो ना हो, लेकिन बस सिर्फ संदेह के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था। और इसमें बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का इसका कानून कहा गया। और देखिए, इस कानून के विरोध में सबसे पहले गिरफ्तारी जो हुई थी वो सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की हुई थी। देखिए, कानून तो आया था 19 मार्च 1919 को, लेकिन 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता थे सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इन दोनों की गिरफ्तारी कर ली गई थी। इसके बाद एक घटना है जलियांवाला बाग हत्याकांड की। देखिए, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। मैंने पीछे आपको बताया कि 19 मार्च 1919 को रोलैक्ट एक्ट पारित हुआ था, और उसके कुछ दिन बाद ही 10 अप्रैल को पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता थे सैफुद्दीन किचलू और दूसरे डॉक्टर सत्यपाल, इन दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया गया। और इन दोनों की गिरफ्तारी के कारण इसके 3 दिन बाद 10 अप्रैल को गिरफ्तार किए गए, और उसके 3 दिन बाद 13 अप्रैल को
जलियांवाला बाग में इन दोनों नेताओं को कैसे छोड़ा जाए, इसके संबंध में एक बैठक आयोजित की गई, जो कि जलियांवाला नामक स्थान पर आयोजित की गई थी। और इसमें ये शांतिपूर्ण सभा थी जिस पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी, और इसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों की इसमें हत्या हो गई थी। और देखिए, इस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने कैसर ए हिंद और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि ब्रिटिश सरकार को वापस लौटा दी थी। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैंने देखिए एक अलग से बॉक्स में कवर किया है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि यह तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि किस घटना से प्रभावित होकर या किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने कैसर ए हिंद की, अथवा क्वेश्चन ये बनेगा कि किस घटना से प्रभावित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दी थी। तो दोनों का ही आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। या फिर क्वेश्चन ये बन सकता है कि बताइए जलियांवाला बाग हत्याकांड में महात्मा गांधी ने या रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन कौन सी उपाधियां वापस की थी। तो महात्मा गांधी ने कैसर ए हिंद और रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको गुरुदेव भी कहा जाता है, इन्होंने सर की उपाधि ब्रिटिश सरकार को वापस लौटा दी थी। तो आप इतना इसके बारे में जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो घटना हुई थी उसमें जो लगभग 1000 लोग मारे गए थे, उनमें से उसकी एक सही से जांच करने के लिए अंग्रेज सरकार द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कमीशन की नियुक्ति की गई, और वो हंटर कमीशन कहा गया। हंटर नामक व्यक्ति की अध्यक्षता में कमीशन बनाया गया था, तो इसलिए इस कमीशन का नाम हंटर रखा गया। और एक केवल खाना आपूर्ति का कमीशन था, जिसने सिर्फ ये दिखाया कि इसमें 379 व्यक्ति मारे गए, किंतु कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग 1000 व्यक्ति इस गोलीकांड में, हत्याकांड में मारे गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड में एक व्यक्ति था हंसराज नाम का, जिसने जनरल डायर का सहयोग किया था। वही जनरल डायर जिसने गोलियां चलाने का आदेश दिया था अपने सैनिकों को, तो उन जनरल डायर का जो सहयोग किया था वो एक भारतीय था, उसका नाम था हंसराज। देखिए, आप ये भी ध्यान रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। अब बात करते हैं फ्रेंड खिलाफत आंदोलन की, जो कि 1919 में शुरू किया गया था। असल में खिलाफत आंदोलन शुरू इसलिए किया गया था क्योंकि तुर्की में खलीफा का पद था, काफ़ी धार्मिक और सबसे महत्वपूर्ण पद था खलीफा का, उसको ब्रिटिश सरकार समाप्त करना चाहती थी, जिससे खलीफा का पद समाप्त हो जाएगा और उसके बाद तुर्की और अन्य मुस्लिम कंट्री को ब्रिटिश सरकार अपने अधीन कर लेगी। इसीलिए विश्व भर के मुसलमान और साथ ही साथ भारत के मुसलमानों ने भी ब्रिटिश सरकार की इस नीति का विरोध किया, इसके खिलाफ आए, और इसी को ही खिलाफत आंदोलन नाम दिया गया। और भारत में बात करें तो भारत में दो भाई जिनको अली बंधु के नाम से जाना जाता था, अली बंधु के नाम से जाना जाता था, उनके नाम थे शौकत अली और मोहम्मद अली। नाम भी याद रखिएगा आप, और इनकी उपाधि भी ध्यान रखिएगा। इन दोनों ने भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। कई बार पूछा गया एग्जाम में कि भारत में किन दो व्यक्तियों को अली बंधु के नाम से जाना जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा शौकत अली और मोहम्मद अली अली बंधु हैं, और यही भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू करने वाले दो मुस्लिम नेता थे। अब बात आती है असहयोग आंदोलन की, जो कि शुरू किया गया 1 अगस्त 1920 को। इसका कारण क्या रहा शुरू करने का? देखिए, पहला कारण तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो कमीशन नियुक्त हुआ था, उसने कोई ठोस जांच नहीं करके दी, ना ही कोई उस पर कोई कार्रवाई हुई। इस कारण, एक तो इस कारण भारतीयों में असंतोष व्याप्त था, और दूसरा खिलाफत आंदोलन जो चला था उसके कारण भी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भारतीय में रोष पनप रहा था। तो इन दोनों के ही मिले जुले प्रभाव के कारण असहयोग आंदोलन शुरू किया गया, और महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था, किसके नेतृत्व में शुरू किया गया? तो देखिए फ्रेंड्स, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। अब बात आती है फ्रेंड चौरी चौरा कांड की, 4 फरवरी 1922। इसकी डेट जरूर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, काफी बार एग्जाम में सीधा डेट और सन तो आप याद रखेंगे ही 1922, लेकिन डेट भी याद रखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर इतने ज्यादा एडवांस क्वेश्चन आ रहे हैं कि आपको 1922 सन तो रखा मिलेगा, साथ में 4 फरवरी, 4 मार्च, 4 जनवरी ऐसी डेट रखी मिलेंगी, तो आप भी कंफ्यूज वहां पर एग्जाम में हो जाएंगे। तो इसलिए प्रॉपर डेट याद रखिएगा, 4 फरवरी 1922 को। इसमें हुआ क्या था, जब ये असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 को कुछ लोगों की गुस्साई भीड़ ने गोरखपुर में एक जगह है चौरी चौरा नामक, वहां पर पुलिस थाना था, उसमें आग लगा दी, और उस आग में 23 पुलिस वालों की जलकर मौत हो गई और कई अन्य पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस घटना में 23 पुलिस वालों की जलकर मौत हो गई थी और कई अन्य पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हुए थे, और इसी कारण इसी को नाम को चौरी चौरा कांड नाम दिया गया। और इसका क्या परिणाम रहा? गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया, क्योंकि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, वो हिंसा में विश्वास नहीं रखते थे। और लेकिन जब ये उनके असहयोग आंदोलन में हिंसा हुई तो उन्होंने तुरंत बड़ी कार्रवाई करते हुए अपने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। अब बात आती है फ्रेंड्स गोलमेज सम्मेलन की, लेकिन इससे पहले एक और देख लेते हैं। देखिए, इससे पहले है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था।
इसकी शुरुआत गांधी जी ने दांडी मार्च के साथ की थी। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये भी बन सकता है, इससे दो क्वेश्चन बनेंगे। एक तो ये बनेगा कि सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा के साथ की गई थी, तो आप ध्यान रखिएगा दांडी मार्च की यात्रा की जो शुरुआत की गई थी वो सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन की ही शुरुआत थी। तो दांडी मार्च और सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन दोनों ही आपस में रिलेटेड है। और दूसरा ये पूछा जाता है कि दांडी मार्च महात्मा गांधी जी द्वारा कब शुरू किया गया, तो दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया। तो आप दोनों ही क्वेश्चनों को याद रखिएगा। असल में ये सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के पीछे गांधी जी की वजह ये थी, गांधी जी की 11 सूत्रीय मांग थी, जिसको उस समय के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने अस्वीकार कर दिया था, मानने से मना कर दिया था उस 11 सूत्रीय मांग को। इसी कारण गांधी जी ने सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। अब देखिए 11 सूत्रीय मांग क्या थी, मैं आपको वो भी बता देता हूं। देखिए महात्मा गांधी जी की शर्तें थी 11, जिनको 11 सूत्रीय मांग कहा गया। पहली मांग तो उनकी ये थी, पूर्ण रूप से शराब पर प्रतिबंध लगे। दूसरी, जो विनिमय एक्सचेंज की दर है उसको घटाकर 1 शिलिंग 4 पैसा कर दी जाए। तब तत्काल की मुद्रा थी, उस मुद्रा के अनुसार ये आंकड़े थे कि 1 शिलिंग 4 पैसा तत्काल की विनिमय दर घटाकर कर दी जाए। भूमि लगान आधा हो और उस पर काउंसिलिंग का नियोजन रहे। चौथा मांग थी इनकी, नमक कर समाप्त कर दिया जाए। पांचवा, सेना संबंधी व्यय में कम से कम 50% की कमी कर दी जाए। और छठी इनकी मांग थी, बड़ी बड़ी सरकारी नौकरियों का वेतन आधा कर दिया जाए। 7 इनकी मांग थी, विदेशी वस्तुओं के आयात पर निषेध कर लगाया जाए। 8वीं, भारतीय समुद्र तट केवल भारतीय जहाजों के लिए ही सुरक्षित रहें और इसके लिए कानून का निर्माण किया जाए। 9वीं मांग इनकी रही, सभी राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया जाए। और 10वीं, गुप्तचर पुलिस हटा दी जाए तथा उस पर जनता का सीधा नियंत्रण स्थापित किया जाए। और 11वीं और अंतिम मांग इनकी थी, आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने की भी अनुमति दी जाए। इन सभी 11 सूत्रीय मांग को लेकर जब गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के सामने अपनी मांगे पेश की तो लॉर्ड इरविन द्वारा इन मांगों को ठुकरा दिया गया, उनके द्वारा इनको नहीं माना गया। इसी के विरोध में, इन मांगों को ठुकराने के विरोध में महात्मा गांधी जी ने सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने सबसे सर्वप्रथम दांडी नामक जगह से दांडी मार्च शुरू किया। और उसके द्वारा इन्होंने नमक, जब इनकी यात्रा पूरी हो गई तो इन्होंने दांडी जगह पर जाकर नमक कानून तोड़ा था। साबरमती आश्रम से शुरू हुई तो दांडी नमक जगह शुरू पहुंचकर नमक बनाकर नमक कानून इन्होंने तोड़ा था। तो फ्रेंड्स, अब वापस आते हैं अपने गोलमेज सम्मेलन पर, जो कि देखिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, काफ़ी ज़्यादा करंट में और वैसे आजकल की जो एग्जाम है उनमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और आजकल एग्जाम में इतिहास में भी जो मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उसी में से गोलमेज सम्मेलन भी काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको पूरा ध्यान से देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने इसमें बहुत ही डिटेल में आपको समझाया है, तो देखिए आप इसको। तो देखिए गोलमेज सम्मेलन पूछे जाए कि कितने हुए थे, तो कुल टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 1930, 1931 और 1932। जिस समय सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था उसी समय की घटनाएं हैं गोलमेज सम्मेलन 1930, 1931 और 1932 में। तीनों सम्मेलन कहाँ आयोजित हुए थे, तो फ्रेंड्स लंदन में ही तीनों सम्मेलन गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए थे। और देखिए भीमराव अंबेडकर जी ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो आपका भाग तो और लोगों ने लिया था, लेकिन जो प्रमुख व्यक्तियों में आएंगे तो भीमराव अंबेडकर जी, बाबा साहब ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ही थे। तीनों ही सम्मेलन के समय यही उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने रहे। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि गोलमेज सम्मेलन के समय क्वेश्चन ऐसे पूछा सकता है कि प्रथम के समय या द्वितीय या तृतीय के समय, कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो तीनों ही आपको ध्यान रखना है कि तीनों ही समय एक ही व्यक्ति थे, रैमजे मैकडोनाल्ड। और देखिए फ्रेंड्स, इसको गोलमेज सम्मेलन कहा जाता है। तो गोलमेज सम्मेलन कहने की वजह इसको इंग्लिश में कहेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो असल में इसको गोलमेज सम्मेलन कहने की वजह यह है क्योंकि देखिए जो सम्मेलन होते हैं उसमें 2 तरीके से सम्मेलन हो सकते हैं। एक तो यह है कि देखिए दोनों तरफ कुर्सियां बिछी हों, यहाँ इधर इधर सब जगह कुर्सियां बिछी हों और जो प्रतिनिधि उसमें शामिल हों सभी आकर अपनी कुर्सी पर बैठे और यहाँ पर बीच में एक हेड व्यक्ति बैठे और हेड व्यक्ति इन सभी की बातें सुने और इन सबको निर्देश दे। तो इसमें ये व्यक्ति सुप्रीम होगा और ये व्यक्ति उसके अंडर में एक तरह से सम्मेलन में शिरकत करेंगे। और राउंड टेबल में क्या होगा फ्रेंड्स, देखिए राउंड टेबल में असल में एक गोल मेज मान लीजिए या चौखंटी मेज भी हो सकती है। इसमें मैं आपको दिखाऊंगा आगे किस तरह से बैठे हुए थे उसमें। तो इसमें एक राउंड है, तो इसमें कोई हेड नहीं है, इसमें सभी एक दूसरे के बराबर बैठे हैं, सब एक दूसरे के अगल बगल बैठे हैं। इसमें कोई आप नहीं बता सकते कि कौन सुप्रीम है क्योंकि सभी एक ही समान रूप से बैठे हुए हैं। चाहे चौखंटी में भी एक समान रूप से बैठे हुए हैं, चौखाने में यहाँ पर कुर्सियां पड़ी हुई हैं, तो इसमें कोई भी सुप्रीम नहीं है, सभी को समान अधिकार दिया गया है। और यही ब्रिटिश लोग दिखाना चाहते थे कि हम भारतीयों को ब्रिटिश लोगों के बराबर अधिकार दे रहे हैं, उतना ही सम्मान दे रहे हैं और उसी तरह जहां हम बैठकर बात कर रहे हैं वहीं पर ही भारतीय लोगों को बैठाकर बात की जाएगी सम्मेलन में। इसीलिए उन्होंने इसको नाम दिया गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस।
अब देखिए फ्रेंड, बात करते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन की, जो कि 12 नवंबर 1930 को शुरू हुआ था। डेट याद में रखिएगा, लेकिन सन जरूर ध्यान रखिएगा। 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन शुरू हुआ था। स्थान मैंने आपको बताया लंदन में, और लंदन की अगर ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन बन जाए तो बन जाएगा कि लंदन में किस पैलेस में, तो वो हो जाएगा सेंट जेम्स पैलेस लंदन में। वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड एडविन प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय वायसराय थे। देखिए फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री एक ही रहे हैं, प्रधानमंत्री तीनों ही सम्मेलन में एक ही व्यक्ति रहे हैं, रैमजे मैकडोनाल्ड इंग्लैंड के, लेकिन वायसराय चेंज हुए हैं। तो आप वायसराय को जरूर ध्यान रखिएगा। प्रथम सम्मेलन के समय वायसराय रहे लॉर्ड इरविन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महात्मा गांधी जी ने इसमें भाग नहीं लिया था प्रथम सम्मेलन में। क्यों भाग नहीं लिया था, क्योंकि ये इन्होंने अवज्ञा आंदोलन चला रखा था, और लॉर्ड इरविन ही भारत के उस समय वायसराय थे, और उन्होंने महात्मा गांधी जी की मांगे मानने से मना कर दिया था। तो इस कारण महात्मा जी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों ही ब्रिटिश सरकार के नाराज थे, और इन्होंने इसीलिए उनके बुलावे को स्वीकार नहीं किया, निमंत्रण नहीं स्वीकारा, और प्रथम गोलमेज सम्मेलन में लंदन में नहीं गए। अब देखिए, इसमें मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां, मोहम्मद अली और दलित वर्ग के नेता बाबा साहब अम्बेडकर, इन सभी लोगों ने इसमें भाग लिया था। ये सभी प्रमुख नाम है जिन्होंने उसमें प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अब बात आ जाती है फ्रेंड द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की। काफी ज्यादा क्वेश्चन जो बनेगा गोलमेज सम्मेलन से वो द्वितीय से ही बनेगा, द्वितीय ही अपने आप में एक बहुत बड़ी भूमिका रखता है। ये कब हुआ था, 1931 में। डेट आप मत ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज्यादा डीप में पूछी जाएगी डेट, लेकिन डेट नहीं पूछी जाती है आमतौर पर एग्जाम में इस क्वेश्चन इस टॉपिक से। इसमें सिर्फ सन पूछा जाएगा कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ, तो ध्यान रखिएगा 7 सितंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ था। स्थान तीनों बार ही एक ही स्थान था, सेंट पॉल पैलेस लंदन। देखिए वायसराय इसमें चेंज हो गए थे, लॉर्ड लिनलिथगो इस समय तत्कालीन वायसराय थे। और इसमें सम्मिलित सदस्य कौन थे, मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना, दलित वर्ग के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, और देखिए कांग्रेस से पहली बार और एकमात्र बार गांधी जी इसमें सम्मिलित हुए थे। गांधी जी सिर्फ द्वितीय ही गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे, ना वो प्रथम में सम्मिलित हुए थे, क्योंकि उस समय वो विरोध में थे सरकार के। दूसरे में किस तरह वो जाके इनको जब भरोसा दिया गया कि आपकी मांगे मानी जाएंगी, 11 सूत्रीय मांगों पर विचार किया जाएगा, तो ये इसलिए सम्मिलित हुए, लेकिन इनको ठगा गया, इनकी बातें नहीं मानी गई, तो इस कारण इन्होंने विरोध में तृतीय सम्मेलन में भी भाग नहीं लिया, उसका पूर्ण रूप से बहिष्कार किया। तो आप ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन एकमात्र सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे। अब देखिए फ्रेंड, एक क्वेश्चन और बनता है, मैंने काफी देखिए रेड से बोल्ड किया है, आप इसको भी नोट डाउन कीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गांधी जी जो जिस जहाज से लंदन गए थे उस जहाज का क्या नाम था। तो देखिए SS राजपूताना जहाज था, जिस जहाज से महात्मा गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। अब बात आती है फ्रैंक मोरिस ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। तो देखिए फ्रैंक मोरिस ने महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था, क्योंकि महात्मा गांधी जी को इन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन देखा था, और गांधी जी की पहनावा आप जानते ही हैं, सिंपल धोती और अपना ऊपर का एक वस्त्र पहनते थे, तो उसको देखकर उन्होंने अर्धनग्न फकीर कहा फ्रैंक मोरिस व्यक्ति ने। अब देखिए बात करते हैं, और देखिए फ्रेंड्स इसके पहले देखिए ये है, मैंने आपके लिए इसमें तस्वीर रखी है, देखिए ये था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। देखिए इसमें कुछ टेबल्स पड़ी हैं, और पीछे चेयर्स में भारतीय लोग बैठे हैं। यहाँ पर देखिए आप ब्रिटिशन बैठे हैं, ब्रिटिश अधिकारी लोग बैठे हैं, वायसराय भी हैं, इसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री भी हैं, रैमजे मैकडोनाल्ड, और देखिए महात्मा गांधी जी ये बैठे हैं, और ये साथ में अन्य भारतीय नेता ये बैठे हैं, और ये भारतीयों का पक्ष है। और ये ऐसे देखिए, इसमें कोई राउंड टेबल नहीं थी फ्रेंड्स, जैसे लोग कहते हैं गोलमेज सम्मेलन तो गोलमेज से होगा। गोलमेज का अर्थ ये है कि सिर्फ सभी लोग को एक समान अधिकार दे के समान तर्क के साथ बैठाए जाएं, बाकी गोल हो या चौघंटे रूप में चौकाने में बैठाए जाएं, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अधिकार सबको समान मिले। तो देखिए मेज पड़ी है सबकी, आप देखते हैं चौखंटे रूप में, और सभी लोग समान रूप से बैठे हैं, चाहे प्रधानमंत्री बैठे हो, चाहे महात्मा गांधी जी बैठे हो, या अन्य नेता भारतीय और ब्रिटिश बैठे हो, सब समान रूप से बैठे हैं। तो यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की तस्वीर है। अब बात आती है तृतीय गोलमेज सम्मेलन की। इसमें कुछ खास ऐसा रहा नहीं, क्योंकि महात्मा गांधी जी द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में बहिष्कार कर देने के कारण तृतीय गोलमेज सम्मेलन को इन्होंने अटेंड ही नहीं किया, इसमें सम्मिलित ही नहीं हुए, इसी कर लिए इसकी कोई खास चर्चा नहीं रही। लेकिन बस आप सन ध्यान रखिएगा कि 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, और स्थान लंदन ही था, प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ही थे। अब फ्रेंड्स अब देखते हैं गांधी इरविन समझौता। देखिए गांधी इरविन जो इरविन थे तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन, जब गांधी जी ने 11 सूत्र मांग बताई थी, तो इरविन ने महोदय ने कहा था कि हम आपकी मांगों को मान लेंगे और आप द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हो जाएं। तो इसीलिए इनके बीच में समझौता हो गया था कि गांधी जी ने कहा था ठीक है आप हमारी मांगे मान लीजिए, हम आपके सम्मेलन में सम्मिलित हो जाएंगे। और इसी बीच गांधी जी की 11 सूत्रों की मांग के पक्ष में इन्होंने भी अपनी शर्तें रखी थी।
लॉर्ड इरविन ने। और देखिए क्या शर्तें रखी थी कि सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन को आपको समाप्त करना होगा, हम आपकी मांगे मान लेंगे 11, लेकिन आपको सवज्ञा अवज्ञा आंदोलन समाप्त करना होगा। कांग्रेस गोल्ड सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन आएगी, और साथ साथ ब्रिटिश साम्राज्य का जो बहिष्कार किया जा रहा है सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन द्वारा, वो बहिष्कार करना बंद कर दिया जाएगा। तो यह इनकी मांगे थी। तो गांधी जी द्वारा भी इनकी शर्तों को मान लिया गया, और द्वितीय गोल्ड सम्मेलन में इन्होंने गांधी जी द्वारा भाग लिया गया, लेकिन इसमें भी इनको ठगा गया और गांधी जी की कोई मांग नहीं मानी गई, और इसलिए समझौता भी असफल रहा। अब देखते हैं फ्रेंड्स पूना समझौता, पूना जिसको पूना पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 24 दिसंबर 1932 को हुआ। देखिए इसकी आप डेट जरूर ध्यान रखिएगा, 24 दिसंबर 1932 को। ये किन दो लोगों के मध्य हुआ था? देखिए दो भारतीय, महात्मा गांधी जी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, इन दोनों के मध्य यह समझौता हुआ था। और यह महाराष्ट्र के पुणे में यरवदा जेल में हुआ था। उस समय महात्मा गांधी जी महाराष्ट्र के पुणे में यरवदा जेल में बंदी बनाए गए थे और जेल में कैद थे, तो जेल में ही ये समझौता हुआ था। भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब इनसे मिलने गए थे जेल में, और जेल में ही ये समझौता इनके बीच हुआ था। असल में समझौता क्यों हुआ था फ्रेंड्स? देखिए दो भारतीयों व्यक्तियों के मध्य भी समझौता हो रहा है, इसकी क्या वजह रही? देखिए वजह ये रही कि बाबा साहब असल में दलित वर्ग का जो सीटें थी उनका प्रतिशत उसको बढ़ाना चाह रहे थे। उनके लिए अलग से सीटों का जो बंटवारा है उसको करवा के उसको ज़्यादा चाह रहे थे बढ़ाना, प्रतिशतता में उनका जो एक संख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व है उसको बढ़ाना चाह रहे थे। इसीलिए इन दोनों में, और गांधी जी इस बात को सहमत नहीं थे शुरू में, इसीलिए बाद में जब सहमत हुए तो इन दोनों के बीच में समझौता हुआ। तो समझौते में देखिए क्या परिणाम निकला। केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए, एससी वर्ग के लिए सुरक्षित जो आरक्षित सीटें थी इनको 18% से बढ़ा दिया गया। यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड आरक्षित, जो आरक्षित सीटें थी एससी वर्ग की उसको 18% बढ़ा दिया गया। और प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए सीटें 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई। यही पूना पैक्ट में का मुख्य परिणाम था, मुख्य जो सफल रहा पूना पैक्ट, इन्हीं दोनों वजह से सफल रहा। अब बात आती है फ्रेंड पाकिस्तान की मांग की। देखिए 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग की गई। तो आप ये डेट जोड़ ध्यान रखिएगा, इस डेट से भी क्वेश्चन सीधा बनता है एग्जाम में कि पाकिस्तान की मांग कब की गई। तो 24 मार्च 1940 को पाकिस्तान की मांग की गई, और ये एक लाहौर अधिवेशन था मुस्लिम लीग का। मुस्लिम लीग ने इसकी मांग की थी, और किसमें की थी? देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत बनता है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा जाएगा कि पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में की गई। तो आप ध्यान रखिएगा 1940 के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की गई थी। अब देखिए फ्रेंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और पॉइंट नोट कीजिएगा कि पाकिस्तान जो एक शब्द है पाकिस्तान, इस शब्द का जन्म 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र चौधरी रहमत अली द्वारा हुआ था। एक छात्र थे चौधरी रहमत अली जो कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ते थे। 1933 में इन्होंने पाकिस्तान शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया। ये कहिए इन्होंने ही पाकिस्तान शब्द को जन्म दिया या इसका निर्माण किया पाकिस्तान शब्द का। अब बात आती है फ्रेंड शिमला सम्मेलन की, जो कि 25 जून 1945 को हुआ था। असल में ये शिमला समझौता अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नेतृत्व में हुआ था, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अपने 22 प्रतिनिधियों के साथ शिमला सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे। तो इसमें मुस्लिम लीग की जीत के कारण ये सम्मेलन असफल हो गया। असल में असफल होने की वजह ये रही कि मुस्लिम लीग ने एक शर्त रख दी कि वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद है उसमें जो भी नियुक्त होंगे सभी मुस्लिम को सदस्य का चयन वह स्वयं करेगी, जबकि वायसराय अपनी कार्यकारिणी में जो मुस्लिमों का चयन करते थे वो अपने सदस्यों द्वारा ही चयन करते थे। लेकिन मुस्लिम लीग ने कहा कि जो भी सदस्य चुन के जाएंगे आपके कार्यकारिणी परिषद में मुस्लिम सदस्य, उनका चयन हम करके भेजेंगे। इस बात पर वायसराय सहमत नहीं हुए, और इस कारण ये शिमला समझौता असफल हो गया। तो आप इसमें से ये ध्यान रखिएगा कि समझौता कब हुआ? 25 जून 1945 को 22 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नेतृत्व में हिस्सा लिया गया। ये देखिए इनकी तस्वीर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, और मुस्लिम लीग की जीत के कारण ये सम्मेलन असफल हो गया। अब बात आती है माउंटबेटन योजना की। 3 जून 1947 काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है फ्रेंड्स, एग्जाम के व्यू से भी, और देखिए हमारे देश की आज़ादी के लिए भी घोषणा की गई थी, माउंटबेटन योजना बनाई गई थी, तो इसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण डेट है 3 जून 1947। तत्कालीन वायसराय माउंटबेटन थे जिन्होंने भारत के विभाजन की योजना रखी। हालांकि विभाजन तो काफ़ी एक दंश रहा भारत के लिए कि देश का विभाजन हुआ, लेकिन अंग्रेजों से मुक्ति पाने का यही उस समय एकमात्र हल निकाला गया माउंटबेटन द्वारा। तो ये हुआ, माउंटबेटन ने विभाजन की योजना रखी। तो पाकिस्तान ने देखिए अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त 1947 को मनाने की घोषणा की, और भारत द्वारा उसके अगले दिन 15 अगस्त 1947 को, क्योंकि जब माउंटबेटन भारत में आए और इन्होंने भारत की, और असल में फ्रेंड माउंटबेटन कभी भारत आए ही नहीं, मैंने ये गलत शब्द यूज किया कि माउंटबेटन भारत आए। असल में माउंटबेटन को ये काम दिया कि आप भारत का विभाजन कीजिए,
तत्कालीन वायसराय थे, इनको ये कार्य दिया गया कि आप भारत का विभाजन कीजिए। तो माउंटबेटन महोदय ये भारत आए नहीं और इन्होंने लंदन से ही बैठे बैठे भारत के विभाजन की नींव रख दी और उसकी योजना तैयार की। और देखिए इन्होंने योजना कितनी आसान तैयार की, इनके अनुसार काफ़ी। इन्होंने कुछ नहीं सोचा कि किसका खेत कहाँ जाएगा, बंटवारे के बाद कैसे लोग रहेंगे और कैसे, जैसे बाद में बहुत बड़ा आपको जानते हैं बंटवारे के समय हिंसा हुई थी, काफ़ी ज़्यादा लोग की उसमें मृत्यु हुई थी। तो उसमें इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, इन्होंने सिर्फ क्या करा, तहसील नक्शे में तहसील का चयन किया और तहसीलों के आधार पर भारत और पाकिस्तान की दो बुनियादें इन्होंने रख दी कि भारत ये होगा, पाकिस्तान ये होगा। तहसील में इन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि किसका खेत किधर जाएगा, मकान किधर जाएगा, और इन्होंने सिंपल बस तहसील के अंदर, थानों के अंदर जो आ रहे थे तहसील थाने, उनके आधार पर ही भारत विभाजन की रेखा बना डाली। और देखिए इस रेखा को इन्होंने, इनका नाम दिया गया रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को कहा जाता है, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने 1947 तक 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1947 तक देश के आज़ाद होने तक और माउंटबेटन योजना के कार्यान्वयन होने तक हमने सभी प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन, प्रमुख समझौते, सम्मेलन सभी देखे और विद डिटेल देखे फ्रेंड्स। काफ़ी ज़्यादा डिटेल में मैंने आपको वीडियो समझाई है ताकि आपको इंटरेस्ट बना रहे। और देखिए फ्रेंड्स, हिस्ट्री होती ही इतनी इंटरेस्टिंग है कि अगर आपको उसको एक कहानी के रूप में पढ़ेंगे, उसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं उनको जोड़ते हुए पढ़ेंगे तो आपको एक कहानी के रूप में अच्छा लगेगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। और देखिए उसके बाद एक घटना और है 1951 की। घटना तो काफ़ी है लेकिन आज की वीडियो में एक घटना मैंने और कवर की है जो कि 47 के बाद की है, 1951 की। ये था भूदान आंदोलन। इसमें आपको दो ही बात याद रखनी है कि ये शुरू किसने किया, तो ये विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया था। और दूसरा, सबसे पहले भूमि किसने दान में दी थी, देखिए इसका नाम है भूदान, अर्थात अपनी भूमि को दान कीजिए। तो सबसे पहले दान करने वाले व्यक्ति थे रामचंद्र रेड्डी। तो आप ध्यान रखिए, दक्षिण भारत के व्यक्ति थे रामचंद्र रेड्डी, जिन्होंने सबसे पहले अपनी भूमि दान दी थी। असल में जब देश आज़ाद हुआ था और जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए थे तो यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े जमींदार जो व्यक्ति हुआ करते थे उनके पास ही जमीन थी। तो असल में देश में बड़ा ही असंतुलन था कि बहुत बहुत बड़ी जमीन बहुत ही कम लोगों के पास थी और देश की अधिकांश जनसंख्या के पास जमीन या तो थी नहीं या थी तो काफ़ी कम थी, जिससे उनका अपना दैनिक रूप से उस पर खेती करके अपना वो जीवन यापन भी नहीं कर पा रहे थे। तो इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए और इस समस्या को खत्म करने के लिए गांधी जी द्वारा विनोबा भावे को ये कह सकते हैं कि आप आदेश दिया गया है, उनको संग ये बैठक करके विचार किया गया कि अगर बड़े व्यक्ति जिन पर भूमि अधिक है वो भूमि का त्याग कर दें, दान कर दें, और उन लोगों को दान कर दें जिनके पास भूमि नहीं है। तो उससे क्या होगा, देश में संतुलन आ जाएगा और सभी लोगों के पास भूमि हो जाएगी और वो आराम से अपना जीवन यापन कर सकेंगे और देश भी खुशहाल होगा। और इसीलिए भूदान आंदोलन चलाया गया था, और जो कि 1951 में विनोबा भावे ने शुरू किया था और रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले अपनी भूमि दान में दी थी। तो आप इतना इसमें से याद रखिएगा। तो और देखिए फ्रेंड्स, हमने ये वीडियो यहीं आज की वीडियो में सभी प्रमुख आंदोलनों को देख लिया है। अब मैंने लास्ट में इन्हीं आंदोलन, समझौतों और घटनाओं पर आधारित प्रश्नोत्तर रखे हैं। 10 से 15 क्वेश्चन मैंने लास्ट में इसमें रखे हैं, जिससे क्या होगा, आपने अब तक जो भी पढ़ा है उसमें से मुख्य मुख्य क्वेश्चन बना के रखे हैं। एक तो आपको अपनी तैयारी का आकलन करने का मौका मिलेगा और दूसरा जो हमने भी पढ़ा अगर उसके क्वेश्चन हम कर लेंगे तो हमारी तैयारी और हमारी जो पढ़ाई है वो अच्छे से डिवाइड हो जाएगी। तो आइए क्वेश्चनों को भी कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था। तो देखिए सामान्य विज्ञान आंदोलन के समय की घटना है ये, और ये शुरू किया गया था 12 मार्च 1930 को। तो ऑप्शन बी 12 मार्च 1930। महात्मा गांधी किस जहाज द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने हेतु लंदन गए थे। तो देखिए महात्मा गांधी जी SS राजपुताना, ऑप्शन सी SS राजपुताना जहाज से लंदन गए थे ताकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग ले सकें। भारत में किन दो क्रांतिकारी भाइयों को अली बंधु के नाम से जाना जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, शौकत अली और मोहम्मद अली दोनों ही भाइयों को संयुक्त रूप से अली बंधु कहा जाता है। तो बी और सी दोनों ही सही है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कैसर-ए-हिंद की उपाधि किसने ब्रिटिश सरकार को वापस लौटा दी थी। तो देखिए महात्मा गांधी जी द्वारा कैसर-ए-हिंद की उपाधि ब्रिटिश सरकार को वापस लौटा दी गई थी। तो ऑप्शन बी महात्मा गांधी सही हो जाएगा। और एक उपाधि और थी फ्रेंड्स, सर, जो कि आपको कमेंट करके बताना है कि किस प्रमुख भारतीय व्यक्ति ने अपनी सर की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ब्रिटिश सरकार को वापस लौटा दी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो ये की थी एलन ऑक्टेवियम ह्यूम ने, A.O. ह्यूम द्वारा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें फ्रेंड्स कब स्थापना की गई थी 1885 में। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान देश की मांग की गई थी। तो मुस्लिम लीग का 1940 का यह अधिवेशन था और जो कि लाहौर अधिवेशन के नाम से जाना जाता है, जिसमें पाकिस्तान देश की मांग की गई थी सर्वप्रथम बार। तो ऑप्शन सी लाहौर अधिवेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून किस एक्ट को कहा गया? तो देखिए रोल एक्ट को ही बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया, जो कि कब आया था? 1919 में। तो आप ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी रोल एक्ट। महात्मा गांधी जी ने कौन से क्रम के गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो मैंने आपको पीछे क्वेश्चन बताया, उससे पहले मैंने डिटेल में आपको समझाया कि महात्मा गांधी जी ने एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और वह गोलमेज सम्मेलन था दूसरे नंबर का, द्वितीय क्रम का। तो ऑप्शन बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। भारत में होम रूल आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? देखिए भारत में होम रूल आंदोलन दो व्यक्तियों द्वारा शुरू किया गया था, एक तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा और दूसरा एनी बेसेंट द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। तो बाल गंगाधर तिलक, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। असल में ये ऑप्शन थोड़ा मिसप्रिंटिंग हुआ फ्रेंड्स, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए और सी दोनों सही हो जाएंगे। तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, बाल गंगाधर द्वारा बेलगांव में और एनी बेसेंट द्वारा मद्रास में। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु किस कमीशन का गठन किया गया था? तो देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड हमने पीछे पढ़ा, 13 अप्रैल 1919 को यह कांड हुआ था, हत्याकांड। तो इसके लिए हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई थी। तो ऑप्शन सी हंटर कमीशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूदान आंदोलन में सबसे पहले जमीन दान करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो रामचंद्र रेड्डी द्वारा सबसे पहले जमीन दान की गई थी, विनोबा भावे द्वारा चलाए गए भूदान आंदोलन में। महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के मध्य पूना समझौता कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था पुणे में, पुणे की यरवदा जेल में, जिसमें महात्मा गांधी उसमें बंदी थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो देखिए रैमजे मैकडोनल्ड तीनों ही गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। चौरी चौरा नामक घटना कब घटित हुई थी? तो चौरी चौरा घटना ये घटित हुई थी फ्रेंड 4 फरवरी 1922 को। देखिए फ्रेंड आप इसकी डेट जोर ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में ये देखिए मैंने विकल्प भी इस तरह रखा है 4 फरवरी 4 जनवरी, तो आप वहाँ पर कंफ्यूज ना हो, इसलिए आप डेट को पहले ही तैयार करके जाइएगा। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा नामक घटना घटित थी। और चौरी चौरा नामक जगह कहाँ पर स्थित है? तो देखिए फ्रेंड चौरी चौरा जो जगह यहाँ घटना घटित थी ये गोरखपुर की जगह है। गोरखपुर का एक पुलिस थाना था, पुलिस थाने के जगह का नाम था चौरी चौरा, तो ये गोरखपुर की जगह थी। तो आप ये ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स हमारी ये आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। इसमें हमने इस पर बेस्ड प्रमुख आंदोलन, प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन, समझौते और घटनाओं पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर भी लगाए और उससे अपनी तैयारी को परखा भी और अपने क्वेश्चनों को रिवाइज भी किया। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, अदर स्टडी ग्रुप में भी शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।